नमस्कार, एडुक्राफ्ट पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बहुत पुरानी हिंदी कहावत है, अगला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे जागे। हम सब ने इसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना ही होगा। सुना तो है, पर अक्सर इसे बस किसानों से जुड़ी एक बात मानकर हम आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, पर आज हमारे हाथ एक लेख लगा है जो इस साधारण सी दिखने वाली कहावत को एक यूनिवर्सल सिद्धांत की तरह पेश करता है। और यही बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी। ये लेख कहता है कि ये सिर्फ खेती का नहीं बल्कि सफलता का सूत्र है। सफलता का सूत्र? हाँ, एक ऐसा नियम जो खेतों से लेकर देशों की किस्मत तक और बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर हमारी सुबह की आदतों तक हर जगह लागू होता है। वाह! तो आज हमारी पड़ताल इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई समय पर काम करना ही सब कुछ है? और जो पिछड़ जाते हैं, क्या वे वाकई सिर्फ भागे जागे ही रह जाते हैं? हाँ, लेख का तो दावा है कि ये किस्मत का नहीं बल्कि विज्ञान का खेल है। तो चलिए इस विज्ञान को ही समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये कहावत आई है, मतलब खेती से। हाँ, ये सही रहेगा। अगर नींव समझ आ गई तो इमारत भी समझ आ जाएगी। तो लेख के अनुसार खेती में समय इतना निर्णायक क्यों है? इसे महज मॉनसून का जुआ क्यों नहीं माना जाना चाहिए? देखिए, मॉनसून का जुआ कहना एक तरह से जिम्मेदारी से भागने जैसा है। लेख इसी बात पर जोर देता है कि भारतीय किसान के लिए मॉनसून बेशक अनिश्चित है, पर बुआई का समय तो उसके अपने हाथ में है। अच्छा? और यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। खेती कोई लॉटरी नहीं है, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हर चीज का एक सही समय होता है। और ये सही समय कितना मायने रखता है? मेरा मतलब है, 1-2 हफ्ते की देरी से क्या ही फर्क पड़ जाएगा? यही तो सारा खेल है। लेख में खरीफ की फसल का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। खरीफ की फसलें जैसे धान या मक्का, जो पूरी तरह मॉनसून पर निर्भर होती हैं। बिल्कुल, तो इनकी बुआई के लिए सबसे सही समय जून के आखिरी हफ्ते से लेकर जुलाई के आखिरी हफ्ते तक माना जाता है। इस दौरान बुआई करने का मतलब है कि आप मॉनसून की पहली फुहारों का पूरा फायदा उठा रहे हैं। यानी जैसे जमीन में नमी आई, बीज को पोषण मिलना शुरू। सही पकड़ा। बीज को अंकुरित होने के लिए जो शुरुआती नमी और तापमान चाहिए, वो उसे भरपूर मिलता है। इससे पौधे की जड़ें मजबूती से जमीन पकड़ लेती हैं। मतलब एक मजबूत शुरुआत। हाँ, ये एक तरह से बच्चे को जन्म के समय मिलने वाले सबसे पौष्टिक आहार जैसा है। नींव मजबूत हो जाती है। अब जब मॉनसून अपने चरम पर होता है, तो पौधा उस पानी को सोखने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। और वो किसान जो ये मौका चूक गया, मान लीजिए कोई अगस्त में बुआई कर रहा है, जब बारिश तो तब भी हो रही होती है। यही पछिला खेती भागे जागे वाली स्थिति बनती है। अगस्त में बुआई करने वाले किसान को लगता है कि वो अभी भी खेल में है, लेकिन असल में वो बहुत पिछड़ चुका है। कैसे? उस समय तक मॉनसून का आधा चक्र लगभग पूरा हो चुका होता है। तो जब उसकी फसल को बढ़ने के लिए, मतलब दाना भरने के लिए सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, सितंबर के आसपास। हाँ, तब तक मॉनसून लौटना शुरू कर देता है। ओह, मतलब मेहनत उतनी ही, लागत भी शायद उतनी ही, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। वो बस उम्मीद करता रह जाता है कि काश थोड़ी और बारिश हो जाए। बिल्कुल। वो प्रकृति के चक्र के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ दौड़ रहा होता है। उसकी फसल कमजोर होती है, पैदावार घट जाती है और वो सचमुच बस भागता रह जाता है। और रबी की फसलों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। हाँ, यही बात रबी की फसलों पर भी लागू होती है। गेहूं, चना जैसी फसलों के लिए अक्टूबर-नवंबर का समय आदर्श है। क्यों? क्योंकि उस समय जमीन में मॉनसून की बची हुई नमी होती है और सर्दियों की ओस भी पड़ने लगती है। तो जो समय पर बुआई करता है वो इस मुफ्त के पानी का पूरा फायदा उठाता है। जो देर करता है उसे मिलती है सूखी जमीन और फिर उसे सिंचाई पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ये तो कमाल है। मतलब कुछ हफ्तों का अनुशासन या आलस पूरी 6 महीने की फसल का भविष्य तय कर देता है। बिल्कुल। ये बात अब मुझे बड़े पैमाने पर सोचने पर मजबूर कर रही है। अगर खेतों में कुछ हफ्तों की देरी इतनी विनाशकारी हो सकती है, तो देशों के इतिहास में कुछ दशकों की देरी ने क्या असर डाला होगा? क्या ये सिद्धांत वहां भी लागू होता है? लेख के मुताबिक ये वहां और भी ज्यादा, आप कह सकती हैं, क्रूरता से लागू होता है। लेख इस सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखता है और औद्योगिक क्रांति का उदाहरण देता है। अच्छा। जब यूरोप में, खासकर ब्रिटेन में, भाप के इंजन और कारखानों का आविष्कार हुआ तो ये एक नए युग की शुरुआत थी। भविष्य की अकेली खेती। जिन देशों ने इस बदलाव की आहट को समय पर पहचाना और उसे अपनाया, वे दुनिया के शासक बन गए। और जिन्होंने नहीं पहचाना, जैसे कि भारत।
हम उस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक थे, लेकिन हम अपनी पारंपरिक व्यवस्था में ही खुश थे। हमने उस तकनीकी बदलाव को या तो समझाने या उसे अपनाने में बहुत देर कर दी, और नतीजा, जिन देशों ने अगला खेती की, उन्होंने हमें अपना गुलाम बना लिया। हमारी पिछला खेती की कीमत हमें 200 साल की गुलामी से चुकानी पड़ी। ये एक बहुत कड़वा सच है। ये सुनकर तो वाकई लगता है कि इतिहास में समय की चूक की कोई माफी नहीं है। पर क्या इसका कोई सकारात्मक उदाहरण भी है? कोई ऐसा देश जिसने पिछड़ने के बाद जबरदस्त वापसी की हो? बिल्कुल, और ये और भी ज्यादा प्रेरणादायक है। लेख में दूसरे विश्व युद्ध के बाद के जापान और जर्मनी का जिक्र है। ये दोनों देश युद्ध में पूरी तरह तबाह हो चुके थे। हाँ, उनके शहर मलबे में तब्दील हो गए थे, अर्थव्यवस्था शून्य, और तकनीकी रूप से वे दुनिया से बहुत पीछे छूट गए थे। उस स्थिति से तो उभरने में सदियां लग जानी चाहिए थी। लग सकती थीं, अगर वे पिछला खेती वाली मानसिकता अपनाते और अपनी किस्मत को रोते रहते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेख कहता है कि उन्होंने अपनी बर्बादी को एक नए सिरे से शुरुआत करने का मौका माना। मतलब एक नए अवसर की तरह देखा। हाँ, उन्होंने समझा कि भविष्य अब भारी उद्योगों का नहीं, बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत शिक्षा, रिसर्च और वो नई मैनेजमेंट तकनीकों पर लगा दी। वे समय के साथ नहीं, बल्कि समय से आगे की सोचने लगे। और आज नतीजा हम सबके सामने है। वे दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्तियां हैं। ये तो वाकई अगला खेती का सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। हाँ, क्योंकि उन्होंने ये साबित किया कि शुरुआत आप कहीं से भी करें, अगर आप आने वाले कल की तैयारी आज करते हैं, तो आप उन लोगों को भी पीछे छोड़ सकते हैं जो आपसे बहुत आगे खड़े थे। ये इतिहास की बातें तो बहुत प्रभावशाली हैं, पर आज की दुनिया तो बहुत तेज है। यहाँ हर दिन कुछ नया हो रहा है। क्या ये सिद्धांत आज के इस डिजिटल व्यापार जगत में भी उतना ही प्रासंगिक है? आज के दौर में तो ये सिद्धांत शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। अच्छा, स्कूल सब बंद हो गए। एक अभूतपूर्व संकट था। हाँ, उस समय ज्यादातर लोग तो बस इंतजार कर रहे थे कि सब कुछ वापस कब सामान्य होगा। और वहीं कुछ लोगों ने समझ लिया कि सामान्य अब कभी वापस नहीं आएगा, एक नया नॉर्मल बन रहा है। लेख कहता है कि जिन कंपनियों ने संकट के पहले महीने में ही यह भांप लिया कि भविष्य ऑनलाइन का है, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स, ग्रोसरी डिलीवरी एप्स। हाँ, ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज, ये सब रातों रात खड़े हो गए। उन्होंने खाली पड़े मैदान पर अपनी अगिला खेती कर दी। इसे बिजनेस की भाषा में फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहते हैं ना? बिल्कुल, ये अगिला खेती का ही कॉर्पोरेट अवतार है। जब तक बाकी कंपनियां जो इंतजार कर रही थीं जागी और उन्हें समझ आया कि अब तो ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन एक मिनट, क्या यहाँ बहुत जल्दी करने में भी कोई खतरा नहीं था? मैंने ऐसी कंपनियां भी देखी हैं जो बहुत तेजी से ऑनलाइन आई, लेकिन उनका सिस्टम तैयार नहीं था, वेबसाइट क्रैश हो रही थी, और उनका अनुभव इतना खराब था कि ग्राहक वापस ही नहीं आया। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और लेख सीधे तौर पर इस पर बात नहीं करता, लेकिन इसका जवाब उसी मूल सिद्धांत में छिपा है। अगलेला खेती का मतलब अंधाधुंध जल्दबाजी नहीं है। इसका मतलब है समय पर की गई तैयारी। समय पर की गई तैयारी। हाँ, जिस किसान ने जून में बुआई की, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने मई में ही खेत जोतकर और बीज तैयार रखे थे। इसी तरह जो कंपनियां महामारी में सफल हुईं, वे शायद पहले से ही डिजिटल बदलाव के बारे में सोच रही थीं। संकट ने उन्हें बस उस योजना को तेजी से लागू करने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ गति का नहीं, बल्कि दूरदर्शिता और तैयारी का खेल है। और जो कंपनियां देर से आईं, उनके लिए क्या चुनौती थी? उनके लिए चुनौती कई गुना बढ़ गई थी। अब उन्हें सिर्फ ऑनलाइन नहीं जाना था, बल्कि उन्हें उन कंपनियों से मुकाबला करना था जो पहले ही ग्राहकों का भरोसा जीत चुकी थीं, अपना सिस्टम सुधार चुकी थीं और बाजार पर कब्जा कर चुकी थीं। मतलब वो पछीले खेती वाले किसान की तरह थी। बिल्कुल, जो आप पहले से स्थापित फसल से मुकाबला करने की कोशिश कर रही थीं। वे बस किसी तरह जिंदा रहने के लिए भागदौड़ कर रही थीं। ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि ये सिद्धांत हर बड़े स्तर पर काम करता है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है वो ये है कि ये हम सब पर, हमारे निजी जीवन पर कैसे लागू होता है। और लेख का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है, क्योंकि हमें से ज्यादातर लोग न तो देश चला रहे हैं, न ही बड़ी कंपनियां। सही बात है। और लेख इस बड़े फलसफे को हमारी रोज की मेज पर ले आता है। ये हमें आईना दिखाता है कि हम अपनी जिंदगी में हर रोज कहाँ अगला
और कहाँ पछिला खेती कर रहे हैं। इसका कोई उदाहरण हमारी दिनचर्या में ये कैसे दिखता है? सबसे आसान उदाहरण है हमारे दिन की शुरुआत। लेख कहता है कि जो लोग अपने दिन का सबसे मुश्किल या सबसे जरूरी काम सुबह सबसे पहले कर लेते हैं, उनका पूरा दिन सफल रहता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह हमारी इच्छा शक्ति और मानसिक ऊर्जा का स्तर सबसे ऊपर होता है, हमारा दिमाग तरोताजा होता है। और हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हम सुबह की शुरुआत आसान कामों से करते हैं, ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया देखना, और मुश्किल काम को टालते रहते हैं। और वही पछिला खेती है। जब हम उस मुश्किल काम को दोपहर या शाम के लिए टालते हैं, तो हम असल में उसे और मुश्किल बना रहे होते हैं। दिन भर के छोटे मोटे फैसलों और तनाव से हमारी ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है। बिल्कुल। अब वही काम जिसे सुबह शायद 1 घंटे में किया जा सकता था, उसे करने में 3 घंटे लगते हैं और नतीजा भी अच्छा नहीं आता। हम बस उसे खत्म करने के लिए भाग दौड़ करते हैं। ये तो इतनी सरल बात है, लेकिन इतनी सच है। मैं खुद अपने अनुभव से कह सकता हूँ, जिस दिन सुबह जिम हो जाता है, पूरा दिन एक अलग ही ऊर्जा रहती है, और जिस दिन सोचता हूँ कि शाम को जाऊंगा, वो शाम फिर कभी नहीं आती। हाँ, वो शाम फिर कभी नहीं आती। हम सब उसी नाव में सवार हैं। और ये सिर्फ काम या जिम पर ही नहीं, हर चीज पर लागू होता है। परीक्षा की तैयारी, कोई नई स्किल सीखना, पैसे बचाना। हाँ। जो विद्यार्थी पहले दिन से रोज 1 घंटा पढ़ता है, वो पछिला खेती कर रहा है। वो शांत रहता है। जो सोचता है कि आखिरी रात में सब पढ़ लूंगा, उसकी हालत हम सब जानते हैं। वो बस पन्ने पलटते हुए भागे जागे रह जाता है। तो लेख का अंतिम निष्कर्ष क्या है? क्या सफलता सिर्फ सही समय पर सही एक्शन लेने का नाम है? मेहनत का कोई रोल नहीं? नहीं, लेख मेहनत को नकार नहीं रहा है, बल्कि वो कह रहा है कि पछिला खेती वाले लोग शायद ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा भाग दौड़ करते हैं। अच्छा। लेकिन उनकी मेहनत गलत समय पर होती है, इसलिए व्यर्थ चली जाती है। लेख का अंतिम निष्कर्ष ये है कि सफलता सही समय पर की गई सही मेहनत का नतीजा है। जो व्यक्ति समय के प्रवाह को समझकर उसके साथ चलता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। समय का सम्मान करना ही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि अगला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे जागे सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नजरिया है। ये हमें सिखाती है कि चाहे खेत हो, देश हो, व्यापार हो या हमारा अपना जीवन, जो आने वाले कल की तैयारी आज करता है, वही नेतृत्व करता है। और जो आज के काम को कल पर टालता है, वो हमेशा संघर्ष करता है और बस पकड़ने की दौड़ में लगा रहता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हाँ, ये हमें भाग्य को कोसने की बजाय अपनी आदतों और फैसलों की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है। क्या कभी कभी बहुत ज्यादा जल्दी करना भी एक जोखिम हो सकता है? एक अच्छा सवाल है। वो सही समय जो बहुत देर और बहुत जल्दी के बीच का एक नाजुक सा पल होता है, उसे पहचानने की कला कैसे विकसित की जाए?